बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोएसिव फोर्स ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन आयरन बाय। इसमें हम लोगों ने कोएसिव फोर्स को समझना है। कोएसिव फोर्स हमने हिस्टैरिसीस लूप वाले टॉपिक में डिस्कस की थी। मैं आपको ले चलता हूँ उस फिगर की तरफ जो हमने ड्रा की थी। वहाँ पर एक लूप स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने आपको आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये फर्स्ट वाला फिगर। अब इस फर्स्ट फिगर में जो हमने कर्व ड्रा किया था एच और बी के दरमियान। अब इसमें एच क्या है और बी क्या है। एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो हम एच को स्टार्ट में ज़्यादा कर रहे थे तो बी ज़्यादा हो रही थी। एक पॉइंट पर मैक्सिमम एच अप्लाई कर लिया था, उसकी वजह से मैक्सिमम बी आई गई थी, तो उसे हमने कहा था सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब हमने कहा है कि वापस इसी का रिवर्स कर लेते हैं, तो क्या ऐसा होता है? तो रिवर्स करने से भी वापस इसका फिनोमेना देखा गया है। तो ये कर्व अपने उसी पाथ से वापस नहीं आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, इसी पाथ से वापस ये कर्व नहीं आ सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वापस देखें, बी कुछ ना कुछ रह रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बी कुछ ना कुछ रह रही है। तो एच को ज़ीरो करने से बी ज़ीरो नहीं हो रही। तो इसे हमने कहा था दिस इज़ रिटेंटिविटी। ठीक है, यानी ओरिजिन ओ से लेकर बी तक ये रिटेंटिविटी है। अब हमने कहा था बी को ज़ीरो करना है, तो बी को ज़ीरो करने के लिए हमें एच रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ी थी। अब रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करने में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। दिस इज हिस्टैरिसीस लॉस। अब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो रिवर्स डायरेक्शन में एच अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोएसिव फोर्स। अब कोएसिव फोर्स क्या है? कोएसिव फोर्स इज द अमाउंट ऑफ is the extra amount of force that is applied to make B zero। अब ये बात आपको समझ आ जाएगी क्योंकि ये कोएसिविटी क्या होती है। अब यहाँ पर देखें, ये दो कर्व शो क्यों हुए। एक जो फेट वाला कर्व है, दिस इज कर्व फॉर स्टील, और ये जो थिन वाला कर्व है ये आपको ये आयरन का शो किया। अब देखें इन दोनों कर्व में डिफरेंस क्या है कि एक की ये कोएसिव फोर्स ज्यादा है, ये देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पर ये कोएसिव फोर्स ज्यादा, तो ये स्टील के लिए ज्यादा है। इसका मतलब है स्टील को आसानी से आप मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर देखें, इस केस में इस कर्व को अगर आप देखें तो इस कर्व में आपको कोएसिव फोर्स स्टील की देखें, आयरन लूप में उसकी कोएसिव फोर्स कम नजर आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इनके फेट हिस्टैरिसीस लूप और थिन हिस्टैरिसीस लूप के डिफरेंस की वजह से ये रिटेंटिविटी और कोएसिविटी कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसी वजह से स्टील की जो कोएसिविटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आयरन। नाउ इस क्वेश्चन को देख लें, यहाँ से कोएसिविटी को पहले डिफाइन कर लें। इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड to reduce the magnetization of given material to zero is known as coercivity. Retentivity, the capacity of an object to retain magnetism after the action of magnetizing force as seized, is known as retentivity. Now comparison, वही जो मैंने आपको उधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही कंपैरिजन इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इन अ डिजाइन कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ और स्टिफनेस पढ़ी थी। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ एबिलिटी किसी भी मटेरियल की कि वो एक्सटर्नल लोड को कितने के अगेंस्ट कितना विथस्टैंड कर सकता है, वो होती है उसकी स्ट्रेंथ। यानी वो इजी ब्रेक ना हो तो वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। स्टिफनेस क्या होती है कि आप किसी भी मटेरियल को कितना आसानी से वो अपने आप में बेंडिंग शो कर सकता है, वो होती है उसकी स्टिफनेस। सॉरी, बेंडिंग शो नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल देखें, एक्सटेंड टू विच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इन रिस्पांस टू एन अप्लाइड फोर्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को आसानी से डिफॉर्म ना करना चाहता हो, तो वो होती है उसकी स्टिफनेस। अब इसको समझाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे मैंने एक एग्जांपल दी है। देखें जी, आपके पास एक पीस ऑफ चाक है और पीस ऑफ रबर है। दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है। आप क्या करना चाहते हैं जी? पहले तोड़ें। तो आप देखें आसानी से किसको तोड़ सकते हैं? चाक आसानी से टूट जाएगी, जबकि रबर पर आप जितनी फोर्स लगाएं वो टूटेगी नहीं। तो इट मीन्स चाक की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। और अब देखें, आसानी से बेंड कौन होने देगा? तो चाक जो है वो अपने आप में स्टिफनेस आसानी से लेकर आना चाहती है। यानी चाक की जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि चाक जो है
वो अपने आप को आसानी से बेंड नहीं होने देगी, यानी वो रेजिस्ट करेगी। ठीक है, जबकि रबर को देखें तो अब रबर को आप जितना बेंड करें वो बेंड तो होगी। ठीक है, तो स्टिफनेस इसकी कम है, लेकिन वो अपने आप को तोड़ने नहीं देगी, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाई है। डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट में से कैसे यूज़ करते हैं? डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स वगैरह को बनाते हैं, तो उन्हें फिर कुछ खास तरह के मटेरियल्स चाहिए होंगे ना, कि वो इसको में किस तरह का मटेरियल यूज़ करें कि वो उसको विथस्टैंड भी कर सके, आसानी से बेंड ना हो सके, या बेंड हो कितना हो सके, उसके लिए फिर वो डिज़ाइन में से ऐसे मटेरियल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई देखें, जब इंजीनियर जो है वो कहते हैं कि रोड को बनाते हैं, अब रोड को बनाते हुए वो कुछ इस तरह के मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि उस पे ऊपर जो ट्रैफिक चल रही है वो उस ट्रैफिक के आने से वो रोड जो है वो उनके लोड को बर्दाश्त कर सके, और उसके मुताबिक फिर उसकी स्टिफनेस और स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखकर उसको बनाया जा सकता है। अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो वो गाड़ियाँ जो भी ऊपर चल रही हैं किसी भी लोडेड मशीन को ऊपर चलाएं तो वो उसके लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो रिजल्ट में वो ब्रेकेज और डैमेज का सामना करना पड़ेगा। One is discuss the superconductivity of a conductor with the help of curve. Superconductivity एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कंडक्टर जो है मैक्सिमम करंट शो करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब सुपर कंडक्टिविटी से पहले इसमें आप साथ इसकी एग्जांपल्स दे दें। एग्जांपल्स में आप सिरामिक मटेरियल्स ले सकते हैं। सिरामिक मटेरियल्स में फॉर एग्जांपल यूट्रियम बेरियम ऑक्साइड, और इसी तरह आप डिफरेंट और सुपर कंडक्टर्स देख सकते हैं, जैसे आप 125 केल्विन पर सिरामिक मटेरियल्स की एग्जांपल दे दें। इसी तरह आप 163 केल्विन पर यूट्रियम बेरियम ऑक्साइड की एग्जांपल दे दें। इसी तरह एल्युमिनियम क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन, लेड क्रिटिकल टेम्परेचर 7.2 केल्विन, ये कुछ एग्जांपल्स इसके साथ दे दें। इसी तरह आप उनकी फिर क्लासेस लिख लें कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। बहरहाल वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को डिस्कस करते हैं। देखिए सुपर कंडक्टर बनता कब है? सुपर कंडक्टर तब बनता है जब देखें फॉर एग्जांपल आप पहले कंडक्टर ले रहे हैं, तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसकी लेटेस्ट एटम्स की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब लेटेस्ट एटम की वाइब्रेशन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट आएगी, तो फ्लो आसानी से नहीं होगा, तो करंट आसानी से नहीं बनेगा। ये दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसी का रिवर्स प्रोसेस करके देख लें। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आप इसी का रिवर्स प्रोसेस करें। रिवर्स प्रोसेस से क्या होगा कि टेम्परेचर कम कर लें, टेम्परेचर कम करने से उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। एक खास पॉइंट आएगा, टेम्परेचर कम करते जाएं, एक खास पॉइंट पर वो रेजिस्टेंस एकदम से ज़ीरो हो जाएगी। उस पॉइंट पर जिस पर रेजिस्टेंस जो है वो एकदम से ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर जिस पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो आपका जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो इस फिनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी के एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, इसमें हेडिंग दे सकते हैं आप ऊपर एडवांटेजेस के इस पैराग्राफ पर। तो इसमें हमारे एनर्जी लॉसेस कम कर लिए सुपर कंडक्टर्स में। बहरहाल साइंटिस्ट को ये सब सुपर कंडक्टर ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी शो कर सके। ठीक है, तो अगर साइंटिस्ट इसमें कामयाब हो सकते हैं तो हमारे एनर्जी के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एंड पॉलीमर सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन अमॉर्फस और पॉलीमर सॉलिड्स में डिफरेंस करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें एटम साइंस मॉलिक्यूल्स रेगुलरली पैटर्न में अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशनल एरे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते। और पॉलीमर सॉलिड में ये जो ना तो ये कंप्लीट क्रिस्टलाइन होते हैं ना अमॉर्फस, बल्कि ये लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और जो दूसरे सॉलिड्स हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स, ये शॉर्ट रेंज सॉरी ये जो है इस तरह अरेंज हुए होते हैं कि ना तो इनका ऑर्डर
क्रिस्टलाइन जैसा बिल्कुल लगता है और ना ही कंप्लीट अमार्फस है, यानी ये जो हैं ज़्यादा रेगुलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमार्फस बट लेस रेगुलर एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का इसके मेल्टिंग पॉइंट की हेडिंग दे के आप ऊपर लिख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, इसका कि किस पॉइंट पर ये मेल्ट होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी किसी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट पे सारे के सारे एटम्स आइंस और मॉलिक्यूल जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। जबकि अमार्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डेफिनेट नहीं होता और पहली पॉलीमेरिक सॉलिड्स का रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल्स आप इसके साथ लिख लें, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन NaCl डायमंड, अमार्फस में ग्लास और पॉलीक्रिस्टलाइन में रबर, प्रोटीन, वूल एक्सेट्रा। और लास्ट में आप इनकी फिर फिगर्स ड्रा कर लें, हर एक की डिफ्रेंशिएट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिस्टलाइन की ड्रा करना चाहते हैं तो रेगुलर अरेंजमेंट में एटम्स को अरेंज कर लें, अमार्फस को इरेगुलर कर लें और पॉलीक्रिस्टलाइन में आप फिर कुछ रेगुलर कुछ इरेगुलर, तो वो और फिर उनके डिफरेंट डोमेन्स में शो कर लें तो आपका ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक पर टेम्पररी डिफॉर्मेशन है। अ, अगर अप्लाइड फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें वो अप्लाइड फोर्स की वजह से उसमें टेम्पररी डिफॉर्मेशन आती है, यानी परमानेंट नहीं होती। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप एक ही मर्तबा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें चेंज आता है, तो वापस उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है इन केस ऑफ इलास्टिक। और प्लास्टिक में एक मर्तबा आपने फोर्स अप्लाई की, उसमें परमानेंट चेंज आया, तो वापस फोर्स को रिमूव करने से बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में एटम्स ऑफ materials are displaced temporarily from their original latest site, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन में एटम जो है अपनी ओरिजिनल लेटेस्ट साइट से टेम्पररी रिप्लेस होते हैं, और जब फोर्स को हटाया जाए तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगे। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में सॉलिड्स आर डिस्प्लेस परमानेंटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल लेटेस्ट and they do not return back to original position even after the removal of external force. Next difference, amount of elastic deformation is very small and amount of plastic deformation is quite large. Hooke's law of elasticity is applicable within this elastic region, and Hooke's law is not applicable if the material is plastically deformed. Next question is differentiate between paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic materials with suitable examples. पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनमें ऑर्बिटल और स्पिन एक्सिस या स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह अरेंज हुए होते हैं कि दे विल सपोर्ट देयर फील्ड्स, और एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट हो जाएगा और वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अब अगर इसी को आप मैग्नेट के करीब लेकर जाएं तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। फिर इसी के साथ आप कुछ और डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। मैं आपको इधर बता देता हूँ। इन non-uniform external magnetic field, they move from weak field region towards strong field region, and magnetic field lines become more dense inside paramagnetic substance. Next one is इसके साथ फिर लास्ट में इसके एग्जांपल्स भी दे दें, एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी। नेक्स्ट टाइप है डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, इन विच ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are so oriented that they will cancel the effect of each other so that their resultant field is zero. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को ऑपोजिटली अलाइन करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये अगर आप इसी को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के करीब लेकर जाएं तो दे आर वीकली रिपेल्ड, जबकि वहाँ पर वीकली अट्रैक्ट होते थे। फिर इसी तरह अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को रखते हैं तो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स वीक फील्ड रीजन, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लेस डेंस इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट में इसके भी साथ भी इसकी एग्जांपल लिख लें, कॉपर, जिंक एंड बिस्मथ।
Ferromagnetic materials are those magnetic materials in which individual atoms act like a tiny magnet. Their interaction between these tiny atoms magnet is so strong that it line up parallel to each other even when no external magnetic field is present. अब ये बात देखें कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो पहले ही पैरामैग्नेटिक पैरा बन जाते हैं, यानी उनका बिहेवियर जैसे पैरा का मैग्नेटिक फील्ड के बाद होता है ना अप्लाई करने से, तो फेरोमैग्नेटिक तब ही पहले ही बगैर मैग्नेटिक फील्ड के अपने आप को इतना अलाइन कर लेते हैं बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में कि बगैर मैग्नेटिक फील्ड के भी वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अब वो दीज टाइनी मैग्नेट्स को हमने कहा था डोमेन्स, और वो डोमेन जो है इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स होती हैं, और 1 मिलीमीटर में तकरीबन 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स होते हैं। ये मेरे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये 1012 नहीं है, 10⁻12 टू 10⁻16 है। और फिर उसके बाद अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करते हैं तो स्टिल ये फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इसके साथ भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे स्पॉन्टेनियसली मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। एंड नेक्स्ट डिफरेंस आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बिकम वेरी डेंस इनसाइड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और लास्ट में इसके कुछ एग्जांपल्स ले दें, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह मैंने आपको और भी बताई थी, अलनिको वगैरह, तो वो सारी एग्जांपल्स आप बुक से देख कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन soft and hard substances by trying it curves. सॉफ्ट एंड हार्ड सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स हम समझ चुके हैं। सॉफ्ट सब्सटेंसेस या मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? वो मैग्नेटिक मटेरियल्स जिसको भी हम हिस्टैरिसीस लूप से ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो मैग्नेटिक मटेरियल जिनका हिस्टैरिसीस लूप बहुत ज़्यादा नैरो होता है और वो मटेरियल्स आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की एक्सप्लेनेशन में आप देखें जी, दे हैव नैरो हिस्टैरिसीस लूप, thus this possess small amount of residual magnetism and to overcome less coercive force, यानी इसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म स्मॉल होगा, coercive force बहुत ज़्यादा कम होगी। वर्क डन मस्ट बी डन इन closing hysteresis loop, it is equals to area under closed enclosed by the loop and is dissipated in the form of heat. This thus due to small area less energy is dissipated in the form of heat। ये पॉइंट मैं आपको वहाँ से क्लियर करता हूँ कर्व से। नेक्स्ट, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनका एसी का ऑपोजिट यानी जिनका हिस्टैरिसीस लूप जो है वो फेट होता है। दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव फेट हिस्टैरिसीस लूप, they possess large amount of residual magnetism and hence they have large coercive force. Thus once magnetized they stay magnetized in substances, magnetic flux density remains। आप देखें, मैं इसको आपको कर्व से डिफ्रेंशिएट कर लेते। ये देखें यहाँ पर दो कर्व्स हैं ना, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का है और एक हार्ड का। आप देखें कर्व्स भी आपने ड्रा करने हैं इसके साथ। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का कर्व देख लें, देखें बिल्कुल एक फ्लैट सा है, सॉरी थोड़ा थिन, बहुत ज़्यादा थिन है। अब देखें वहाँ पर रिटेंटिविटी भी उसकी कम है और कोहेसिविटी भी कम है, तो लेस कोहेसिव फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो अब तो देखें इसका एरिया अंडर दिस कर्व वो भी ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब आपके हिस्टैरिसीस लॉस इन केस ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि आपको बी को ज़ीरो करने के लिए लेस एच अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर देखें दूसरा इस कर्व, ये कर्व जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, अब इसके कंपैरिजन में देखें ये बहुत ज़्यादा फेट है, तो इसकी देखें रिटेंटिविटी भी ज़्यादा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट, और यहाँ पर देखें इसकी कोहेसिविटी भी ज़्यादा, दिस पॉइंट। अब ये इसका एरिया अंडर द कर्व बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके मुकाबले में, तो इसका मतलब है कि आपको बी को ज़ीरो करने के लिए एच को भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस इसमें ज़्यादा है। तो होपफुली यहाँ से आपको इसका पॉइंट, वो वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं? ये भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ चुके हैं। और ब्रिटल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से टूट सकते हो, जबकि डक्टाइल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से टूट ना सकते हो, यानी हम उन्हें शीट्स और फॉइल्स में ड्रा कर सकते हो। तो पहला डिफरेंस देखें, द मटेरियल दैट इंस्टेंटली ब्रेक बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज नोन एज ब्रिटल, whereas material that can be easily bent or can be drawn into wires is known as ductile material. Brittle material shows plastic deformation after stress and instantly breaks.
स्प्लिटर मटेरियल जो है वो प्लास्टिक में सिटी वाला फिनोमेना जल्दी शो कर लेते हैं और इंस्टेंटली ब्रेक होते हैं, वाइल डक्टाइल मटेरियल अंडरगोस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। जबकि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ये एक बड़ी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करते हैं अपने टूटने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ ग्राफ ड्रा करना है वो आपको मैं बताता हूँ। लास्ट पॉइंट देख लें, ब्रिटल मटेरियल एब्जॉर्ब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, ये भी बताता हूँ, उसी ग्राफ से आपको क्लियर होगा। वेयर एज डक्टाइल मटेरियल कैन अब्जॉर्ब मोर एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, एरिया अंडर कर्व इन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ डिनोट्स द एब्जॉर्ब एनर्जी बाय मटेरियल एज शोन इन द फिगर। अब फिगर से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर आपको दो कर्व ड्रा किए हुए हैं, एक एक्स एक्सिस पर मैंने स्ट्रेन रखी है, वाई पर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के अप्लाई करने से कितना स्ट्रेन आता है वो देखते हैं। देखें जी, ब्रिटल मटेरियल का आप पहले देखें, ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आया है। खास पॉइंट पर वो ग्राफ बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है यहाँ से आगे मटेरियल टूट जाएगा आपका। तो आप देखें इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, ये देखें यहाँ से यहाँ तक कितना कम आ रहा है। अब इसी के मुकाबले में आप डक्टाइल देखें, तो डक्टाइल का आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेन आता जा रहा है, आता जा रहा है। ब्रिटल पर जहाँ पर देखो इस पॉइंट पर ब्रिटल आकर ब्रेक हुआ था ना, लेकिन डक्टाइल में स्टिल एबिलिटी है कि वो अपने आप में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। तो इस पॉइंट पर जाकर वो ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका एरिया अंडर द कर्व देखो कितना ज्यादा है। इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करने की स्लाइड फिर किस में, ब्रिटल में, डक्टाइल में, एब्सोल्युटली डक्टाइल में ना। तो क्योंकि डक्टाइल का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो होपफुली अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बी रेज्ड। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे रेज करते हैं। स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को आप देख लें, आपको बात समझ आ जाएगी। मैं इसको आपको इसी पैराग्राफ को समझाता हूँ। एनर्जी बैंड थ्योरी हमने पढ़ी थी, वहाँ पर हमने तीन तरह के मटेरियल्स डिफाइन किए थे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। अब उनमें सेमीकंडक्टर भी था। अब सेमीकंडक्टर्स जिस तरह एनर्जी बैंड ने कहा कि इनको हम डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड करेंगे, एक जो बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। अब सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। किस केस में, जब आपके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, लो टेम्परेचर पर यानी 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर्स ही होते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स की यही क्वेश्चन है कि इसकी कंडक्टिविटी को कैसे रेस करना है। इसकी कंडक्टिविटी को रेस करने के लिए हमें क्या करना है कि उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाएं, वहां पर कंडक्टिविटी कास्ट करेंगे कि कोई कंडक्शन बैंड में फ्री हो जाएंगे। अब पीछे रह जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे पीछे रह जाएंगे होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में कंडक्शन कास्ट करेंगे और मूवमेंट ऑफ होल्स की वजह से वैलेंस बैंड में भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो रिजल्ट में आपको जो टोटल करंट सेमीकंडक्टर्स में बनेगा ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यही बातें इसी में लिखी हुई हैं। तो आप सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कैसे रेज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। Is why it would be advantageous to use superconductor in MRI machine। अब सुपरकंडक्टर ऊपर हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो है हमें डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गन की, आपके किसी भी बॉडी पार्ट की। अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो उसको जब आप एनर्जी दें तो वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट ना होना। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट ना होने के लिए हमें देखें वो एनर्जी का क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि वो किसी और की पार्ट्स की, फॉर एग्जांपल उसके पार्ट्स में रेजिस्टेंस आ रही है तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज़ होगी। तो इसका मतलब है सारी की सारी एनर्जी आप एमआरआई मशीन में तो नहीं यूज़ कर रहे। तो अब उसके लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सुपर कंडक्टर्स वहाँ यूज़ करते हैं ताकि आपका हीट का लॉस जो है वो कम हो सके, यानी किसी और फॉर्म में वो कन्वर्ट ना हो सके और आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक प्योर फॉर्म में आए और आसानी से वो आपकी जो रिक्वायर्ड ऑर्गन है उसको, उसका इमेज आपको दे सके। तो इसी वजह से हम एमआरआई मशीन को ज़्यादा एमआरआई मशीन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम कि वहाँ पर सुपर कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स में ये एबिलिटी है कि उनके में रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है और वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बातें आपको साथ साथ बताई हैं तो काइंडली वो कर्व्स और ग्राफ्स इसके साथ ड्रा कर दीजिएगा। सुपर कंडक्टर्स के साथ मैंने कर्व आपको बता नहीं सका, बहरहाल वो कर्व आप नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का भी अपनी बुक से देखकर ड्रा कर लीजिएगा। उसके साथ भी वो मस्ट है क्योंकि उसने क्वेश्चन में वो बात पूछी हुई है।